समस्याओं का अपना कोई साइज नहीं होता, वो गोल नहीं होती, चौकोर नहीं होती, वो सिर्फ समस्या होती है और ये आपकी क्षमता से छोटी या बड़ी होती है। जिस तरीके की आपकी क्षमता होगी उसी तरह की आपकी समस्याएं होंगी। अब जरा मौसम को ही ले लीजिए। धरती की जन्नत कश्मीर से डल झील के जमने की खबर आ रही है। उधर लाहौल स्पीति बद्रीनाथ में झरने जमने लगे हैं। हालांकि कोल्ड वेव की ठिठुरन अभी मैदानी इलाकों में कम ही महसूस की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों को ठंड अभी से बहुत सता रही है, तो कुछ दिल मांगे मोर की चाहत लेकर के पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। दरअसल ये सारा खेल बॉडी की टॉलरेंस कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। देखिए, सर्दियों में ठंड लगना ऑब्वियस है, लेकिन कुछ लोग मजे में कड़कड़ाती सर्दी और बर्फबारी का आनंद उठाते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो हल्की सी ठंड में भी कांपने लगते हैं। मतलब आपको कम लग रही, पूजा को ज्यादा लग रही है। कह सकते हैं। मतलब बॉडी सर्दी को बर्दाश्त करना ही नहीं चाहती ज्योत्सना। दरअसल कोल्ड इंटॉलरेंस की ये कंडीशन तब बनती है जब शरीर कई गंभीर बीमारियों की गिरफ्त में होता है। पूजा, अब देखिए, आपने एक भारी भरकम सी परेशानी और शब्द इस्तेमाल कर लिया, कोल्ड इंटॉलरेंस। तो ये भला क्या है? इसके लिए पत्तियों को गिनने के बजाय जड़ों की खुदाई करते हैं। मतलब ये कि सतह पर नहीं, जरा अंदर जाके गहराई में पता करते हैं कि आखिर ये बला है क्या। बिल्कुल, हेल्थ एक्सपर्ट्स जो मानते हैं उसके मुताबिक जिनको हद से ज्यादा ठंड लगती है उनके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है और एनीमिया होने पर, ज्यादा एनीमिक होने पर, यानी कि खून कम होने पर ठंड ज्यादा लगती है। पूजा, वहीं अगर हाथ पैर ठंडे हो रहे हों और शरीर का बाकी हिस्सा नॉर्मल हो तो ब्लड सर्कुलेशन इसकी वजह है, क्योंकि खराब ब्लड सर्कुलेशन से शरीर के सभी अंगों को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता और बॉडी हमारी जो है वो गर्म हो जाती है। और डायबिटीज भी ज्यादा ठंड महसूस होने की एक वजह है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक शुगर लेवल हाई होने की वजह से हाथ पैर की नसों को नुकसान पहुंचता है। इतना ही नहीं हुसैन, हाइपोथायरॉयडिज्म भी कोल्ड इंटॉलरेंस की एक बड़ी वजह है, क्योंकि शरीर को जरूरी थायराइड हार्मोन नहीं मिल पाते, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इससे शरीर में हीट जनरेशन नहीं हो पाता है। ज्योत्सना, कम वजन, डिहाइड्रेशन और विटामिन B12 की कमी को भी सर्दी में नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी ठंड लगने की एक वजह बनती है और ज्यादा सर्दी से कपकपी छूटने लगती है ताकि मसल्स में तनाव आए और हीट जो है जनरेट हो। कुल मिलाकर यह है कि थायराइड की कमी, एनीमिया, डायबिटीज, खराब ब्लड सर्कुलेशन और भी कई तरह की डिफिशियंसीज आपको कोल्ड इंटॉलरेंस की तरफ लेकर जाती है। तो चलिए योग गुरु के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं यौगिक प्रहार के बारे में जो 7 रोगों पर वार करेगा, ताकि इन सर्दियों में आपका वक्त खुशनुमा गुजरे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हालांकि आपके लिए सर्दी का कोई बहुत मतलब बहुत नहीं। प्रणाम ज्योत्सना जी, पूजा जी, और यहाँ आप मेरे साथ यहाँ जो देख रहे हो, इनको भी थोड़ी थोड़ी ठंड तो लग रही है, इसने इसने ना 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 अभी पहने रहे। और इसने क्या ठीक किया? मेरे को थायराइड में बहुत आराम मिला जी। मेरा नाम पुष्कर गुप्ता है, मैं डिस्ट्रिक्ट पटियाला नाभा से आया हूँ। मैं तब से जुड़ा हूँ जब स्वामी जी पटियाला में आए थे एक बार जी, और बहुत सालों बाद आपके दर्शन हुए। ठीक किया और क्या ठीक किया? थायराइड ठीक हुआ। एक मेरी लेफ्ट आईज बंद हो गई थी, तो आंख बंद हो गई थी ब्रेन ट्यूमर की वजह से। वो कह रहे थे ट्यूमर की वजह से नसें दब गई थी, उस वजह से आंख बंद हो गई थी। तो मेरे को मम्मी ने बोला कि आई ग्रेड खा ले, आई ग्रेड खा ले। तो पहले मैं विश्वास नहीं करता था, मैं कहा चलो एक पत्ता ये भी खा के देख लेता हूँ। तो एक गोली सुबह और एक गोली शाम को 2 टाइम खाई मैंने, तकरीबन 15 दिन। तो धीरे धीरे आंख भी खुल गई और मेरे को डबल विजन दिखता था। अब भगवान की कृपा से मेरे को अब सिंगल विजन दिख रहा है। अब मैं एक ही दिख रहा हूँ। शादीशुदा है कि सिंगल हूँ जी। ठीक है, नहीं तो 2-2 पत्नी दिखती मुझे मुश्किल हो जाता। मेरे को भी 20-25 सालों से था, हाइपोथायराइड थी और 200 mg की गोली खाती थी, और अभी तो मेरे बिल्कुल एक भी गोली नहीं खा रही हूँ मैं, और बिल्कुल ठीक हूँ। कम होते होते गोली जैसे फिर 150 की हुई, 100 की हुई, और थायरोग्रिट भी ली और प्राणायाम भी किए, धनिया का पानी भी पी रही हूँ, और उस थायराइड हाइपो के साथ इतनी बीमारियां आई वो सब मैंने ठीक कर ली। आंख की पुतली के बाल चले गए, सिर में बालों के गोल गोल ये भी थायराइड के कारण से होता है। एक साथ कई बीमारियां ये सोई रहती थी, माता कह रही है। अब आपने भी आज 7 बीमारियों का ठेका ले रखा है कि एक साथ, और अब चादर भी उतरने वाली है। एक साथ 5-7 आसन कर लो और 5-7 प्राणायाम कर लो, तो एक साथ थायराइड की बीमारी, खून की कमी की बीमारी,
ऐसी आप कोल्ड इंटॉलरेंस की बात कर रहे थे, कई तरह का आजकल तो धार्मिक रूप में, राजनीतिक रूप में बड़ा ये शब्द प्रयोग होता है, इंटॉलरेंस। तो जो सुबह उठ करके शीर्षासन कर लेंगे, सर्वांगासन कर लेंगे, हलासन कर लेंगे, इतना नहीं हो तो मत्स्यासन उज्जाई कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा गर्दन को घुमा लेंगे, कपालभाति उज्जाई करने मात्र से ही थायराइड की प्रॉब्लम, जो कि कहते हैं लोग कि ये तो जब तक जिंदगी रहती है तब तक रहेगी, और उस ताजिंदगी रहने वाली बीमारी को सर्वांगासन से, हलासन से, अब एक एक आसन एक एक 2-2 मिनट करना होता है, कपालभाति के साथ करें और उज्जाई के साथ करें यदि। लेकिन स्वामी जी अगर सबको, उज्जाई के साथ यदि कर लें तो फिर तो कहना ही क्या है। स्वामी जी अगर सबको आपकी तरह से ठंडक नहीं लगेगी तो फिर ये स्वेटर बनाने वाले लोग, जैकेट बनाने वाले और तमाम तरह के वुलन मटेरियल जो लोग बनाते हैं उनका क्या होगा। इसलिए कुछ लोगों को सर्दी थोड़ी बहुत लगने दीजिए, आपकी तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ठंडक नहीं लग रही है। खैर तो स्वामी जी मुसीबत ये भी है कि आदमी को देखकर जो परेशानी है वो अपना रूप जो है वो दिखाती है उसको। एक तरीके से ये कह रहा हूँ मैं कि आदमी की क्षमता के हिसाब से ही परेशानी उसके सामने आती है। कमज़ोर लोगों को परेशानियाँ ज़्यादा सताती हैं। अब सर्दी को ही ले लीजिए, कोल्ड इंटॉलरेंस की परेशानी जो है, जो एक भारी भरकम सा शब्द है, कुछ लोग तो पहाड़ों पर भी जाकर के बर्फबारी का मज़ा ले लेते हैं, कुछ लोगों को मैदानी इलाकों में जो सर्दी बहुत ज़्यादा सताती है। तो योगाभ्यास की शुरुआत तो हो ही चुकी है। शरीर को गर्म रखने के आयुर्वेदिक नुस्खे क्या क्या हैं? मुझे याद आ रहा है सर्दियों में हमारी माँ जो है वो अजवाइन का सत खिला दिया करती थी, एक छोटा सा टुकड़ा, और कहती थी इससे सर्दी नहीं लगी। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे सर्दी से बचा जा सकता है? तो देखो, सर्दी से बचने के लिए एक तो तरीका यह है कि सुबह सुबह कम से कम जॉगिंग के 2 अभ्यास ऐसे कर लिया करें, ऐसे, और एक तो ये और एक ये, और दूसरा सर्दी से बचने के लिए सूर्य नमस्कार कर लिया करें, एक दंड बैठक भी लगा लें। और सर्दी से बचने के लिए एकदम सटीक उपाय बता रहा हूं। शिलाजीत, हमने शिलाजीत का कैप्सूल, अश्वशिला, और ये तो स्वर्ण शिलाजीत, ये तो बहुत ही जोरदार मामला है स्वर्ण शिलाजीत का। तो शिलाजीत, अश्वशिला, स्वर्ण शिलाजीत, दूध में हल्दी, केसर, च्यवनप्राश, और जिनको बहुत ठंड लगती है ना, उनको थोड़ा एक हल्दी का छोटा सा टुकड़ा, एक अदरक का टुकड़ा मुंह में डाल के रखना चाहिए। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड कुछ नहीं लगता। तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलो गर्म पानी पी लेते हैं, उनको सर्दी नहीं लगती है। बाजरे की रोटी खाओ, सर्दी नहीं लगेगी। बताओ, खजूर खाओ, जिनका की पॉकेट अलाउ करती है तो थोड़ा खजूर खा लिया करें। बादाम, अखरोट बिना ही भिगोए, गर्मी में तो भिगो के इसलिए खाते हैं, उनकी फिर तासीर ठंडी हो जाती है। और देखो, सुबह उठ करके दौड़ लगाओ। तो मैं तो सुबह उठ करके दौड़ लगाता हूं और पसीना बहाता हूं, इसलिए स्वेटर की जरूरत ही नहीं पड़ी। बचपन से हम लोग दौड़ लगाते थे। सूर्य नमस्कार और ये दंड बैठक ऐसे लो। अब देखो, ऐसा करने से कहां सर्दी लगती है। 10-20 बार ऐसे फटाफट किया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये किया और एक ये ऐसे, फिर ये किया। फास्ट करते हैं। मैं तो 1 मिनट में ऐसे 50-60 बार कर लेता हूं, ऐसे लंबे लंबे श्वास भर के 2 ही श्वास में 50-60 बार हो जाता है ऐसे। अब जो ऐसे कर लेगा उसको कहां सर्दी लगेगी। जो इतना भी ना कर सके तो आराम आराम से ऐसे कर ले, नहीं तो अपना भुजंगासन करके ही गुजारा कर ले। पहले थायराइड के लिए भी बता दिया था अभ्यास, भुजंगासन भी थायराइड के लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा स्वामी जी, जैकेट है आपके पास? सर्दी को भगाने के उपाय, लंबे लंबे अरे वो इसलिए मैंने पूछा कि सेल चल रही थी। जरूरत ही नहीं है हुसैन स्वामी जी को। खैर स्वामी जी देखो, जी जी, हमको पहले कपड़े पहनने को मिले नहीं,
और अब जरूरत नहीं, अब आपने ठान लिया कि अब पहनेंगे नहीं। क्योंकि योग से अंदर से सर्दियों वाले। गर्मी आ गई। अच्छा स्वामी जी, देखिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स और आप भी कई बार ये अलर्ट कर चुके हैं, अगर किसी को बहुत ज्यादा ठंडक लग रही है, मतलब कोई गंभीर दिक्कत, कोई परेशानी उसमें हो सकती है, और शो की शुरुआत में भी हमने इसका काफी विस्तार से जिक्र किया, लोगों को बताया। तो स्वामी जी अब एक एक करके कुछ वजहों की बात करते हैं, फिर उसका समाधान आपसे जानेंगे। पहली परेशानी आयरन की कमी, एनीमिया की परेशानी। तो स्वामी रामदेव, स्वामी जी जरा आप ये समझाइए कि एनीमिया यानी खून की जब कमी होती है तो उसकी वजह से भी सर्दी बहुत ज्यादा लोगों को लगती है, तो ये खून की कमी कैसे दूर की जाए? खून की कमी को दूर करने के लिए मात्र यदि 2-3 ही आसन कर ले, पवन मुक्त आसन और ये कपालभाति के साथ कर लो, इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पूरा पाचन तंत्र, जो भी खाते हैं शाक सब्जियां, फल आदि, थोड़ा सा भी, जैसे सर्दियां है तो बथुए की सब्जी खाओ, बथुआ और चौलाई, पालक, इसमें इतना जबरदस्त आयरन होता है। बीटा ग्रास ले लो, एलोवेरा ले लो। बीटा ग्रास को तो ग्रीन हीमोग्लोबिन बोला जाता है। पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन, 2 आसन आराम से हो जाते हैं ऐसे लेट करके, और एक आसन ऐसे बैठ करके हो जाता है, मुंडूक आसन। और हमने 1 सप्ताह में लोगों का 7 से 14 हीमोग्लोबिन किया है। अनार, गाजर, चुकंदर, वीटग्रास, एलोवेरा, मात्र 5 चीजों का जूस पिलाते हैं। हमने इसको नाम ही रखा है हीम जूस। ये जूस पिलाते, इसी का एनिमा दे देते, और खजूर और अंजीर, मुनक्का, जो भी किसी को उपलब्ध हो, तो खजूर तो आजकल सस्ते वाला भी मिलता है, पिंड खजूर बोलते हैं। खजूर सस्ते वाला सबसे अच्छा होता है, महंगे वाले तो अमीरों को चोचले हैं। और कोई गन्ने का जूस पी ले, कोई गुड़ खा ले, उससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। लेकिन और गुड़ गर्मी नहीं करता, यदि जिसको गर्मी करता हो ना, तो रात को गुड़ को भी थोड़ा पानी में भिगो दो तो ठंडा हो जाता है। हमने अभी तो एक नई औषधि बना दी, ये जो अनार, गाजर, चुकंदर, वीटग्रास, एलोवेरा बता रहे थे, और इसमें थोड़ा सा मंडूर भस्म, लोह भस्म, ये भी आयरन को बढ़ाने के लिए, लोहा से बड़े उत्तम तत्व होते थे। अभी तो हमने ये हीमोग्रिट बना दिया रेडीमेड में। अब ये नया अवतार है, ये हीमोग्रिट, ये ग्रिट की एक नई सीरीज बनाई हमने। और मंडूक आसन कपालभाति के साथ कर ले, चलो करो, आप लोग भी कोशिश करो, इससे एकदम से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। अब हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए कपालभाति के साथ मंडूक आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और साथ में एक ये अनुलोम विलोम प्राणायाम भी है। तो हीमोग्लोबिन बनता है ना, ये जो हमारी बड़ी हड्डियां है ना, इनकी ये जो 2 जॉइंट्स के बीच के अंदर बनता है, और इसके लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो पूरा ऑक्सीजन चाहिए, और दूसरा आंतों के द्वारा जो आयरन कंटेंट जाता है बॉडी में, उसको आप एब्जॉर्ब कर सके। इसमें लीवर के साथ साथ किडनी भी भूमिका निभाती है नए रक्त कण बनाने में। तो इसलिए कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम करने से 1 सप्ताह में 7 से 14 तक हीमोग्लोबिन हो जाता है। अब किसी का हीमोग्लोबिन डाउन नहीं रहेगा। ये समस्या का समाधान आज हमने बिल्कुल बहुत सस्ता और बहुत अच्छा बता दिया। एक चीज स्वामी जी छूट रही है, रहते हैं, हमने भी आयरन कॉम्प्लेक्स बना रखा है, हीमोग्रिट बना रखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बताने की वजह से स्वामी जी बाजार में लोहे की कढ़ाई अब नजर आने लगी है। वो घुमक्कड़ जनजाति के जो लोग होते हैं, वो अब लोहे की कढ़ाइयां लेकर बाजारों में बैठे होते हैं, और ठीक ठाक उनकी सेल हो रही है। अच्छा स्वामी जी, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही एक रिसर्च का जिक्र किया था। अपनी शाक सब्जियां दालें लोहे की कढ़ाई में बनाएं। जी,
वो रिसर्च ये कहती है कि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से शरीर के जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन कम बनाते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इससे शरीर में हीट जनरेट नहीं हो पाती है और नतीजा ये होता है कि जो भी पीड़ित हैं उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो इस मुसीबत को जड़ से कैसे दूर किया जाए कि ये समस्या ही ना हो और थायराइड क्योर करने का पूरा उपाय भी आप बता दीजिए। स्वामी जी इसमें एक चीज और थोड़ी सी जोड़ लेते हैं। थायराइड में के मामलों में ज्यादातर स्वामी जी जो जांच में थायराइड खत्म दिखती है, कागज पे नहीं, टेस्ट में नहीं आती है, लेकिन उसके सिम्टम्स जो हैं वो लोगों में रहते हैं और ये मान रहे हैं लोग कि वो कभी खत्म नहीं होता। ये बड़ी बात आपने कही है। एक बात मैंने कई बार कही है, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। थायराइड रिपोर्ट में कम से कम 5 साल बाद आता है। 5 साल पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में रोग आ जाता है, प्राणमय कोश में, मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय कोश में। दो शरीर मूलतः कहे जाते हैं, फिर लंबी चौड़ी बात हो जाती है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय कोश कहें, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर कहें, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय अवस्था कहें, तो लोगों को ना गहराइयां बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती। एक स्थूल शरीर है जो दिख रहा है, इसमें कोई भी बीमारी रिफ्लेक्ट होती है 5 साल बाद। ये पॉइंट दबा के देख लो, यदि ज्यादा दर्द हो रहा है तो 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको थायराइड होने वाला है। 5 से 10 साल पहले एडवांस में आपको पता लग जाएगा कि थायराइड में गड़बड़ होने वाली है। यहां से दबा लो, यदि यहां दुख रहा है तो समझ लो कभी भी पटाखा फूट सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। 5-10 साल पहले हार्ट की बीमारी का, 5-10 साल पहले इतना एडवांस डायग्नोस सिस्टम नेचर ने अपने हाथों में दिया हुआ है और हम इधर उधर धक्के खाते फिरते रहते हैं। यहाँ दबाने से यदि दर्द हो रहा है तो समझ लो आपको थायराइड हाइपो या हाइपर होने वाला है। यहाँ दबाने से दिक्कत हो रही है तो कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मैकुलर डिजेनेरेशन होने वाला है। आंख यहाँ दर्द हो रहा है तो, यहाँ दर्द हो रहा है तो समझ लो क्रिएटिनिन बढ़ने वाला है और जो है लालू यादव जी की तरह है या जेटली जी की तरह, सुषमा स्वराज जी की तरह आपका भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने वाला है, किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है। यहाँ दबा के देख लो, पता लग जाएगा। तो यहाँ दबाने से दुख रहा है तो किडनी की प्रॉब्लम आने वाले 5-10 साल में आपको होने वाली है। ये बड़ा एडवांस सिस्टम है। हार्ट यहाँ से दबाने से दुखता है तो समझ लो डायबिटीज होने वाली है। 5-10 साल पहले आप पता लगा सकते हैं। पहले भी 1-2 बार बताया था, अभी थोड़ा विस्तार पूर्वक हमने बता दिया है। तो ये पॉइंट दबाएं और जो सर्वांगासन, आसन, मत्स्यासन, उष्टासन करवाए थे, भुजंगासन, उसके अलावा सिंहासन, चलो एक बार सिंहासन करो सब। वैसे ये बहुत बड़ी बात स्वामी जी ने कही है कि प्री डायग्नोसिस सिस्टम के जरिए कैसे हम बीमारियों के होने से पहले ही उनका पता लगा सकते हैं। तो ऐसे में ये प्रेशर पॉइंट्स की नॉलेज रखना, उनका सही इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। फिर उज्जाई और थायरोग्लिट खाएं और धनिये के पानी के साथ ले लें। थायराइड कंट्रोल इन्हीं क्योर हो जाता। 200 mg तक आपने देखा कैसे दवाइयां चल रही थी और अब बंद हो गई। 6 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20-30, 40 साल से जिनको प्रॉब्लम थी उनको भी ठीक कर दिया है। तो ये सारे तौर तरीके से बता दिया, हाथ और पैर में थायराइड का पॉइंट भी बता दिया। और जो चक्कर आते हैं और सर्दी बहुत लगती है तो थोड़ा प्राणायाम, भस्त्रिका भी थोड़ा जोर से कर लिया करें। भस्त्रिका, कपालभाति या अनुलोम विलोम, ये सर्दी भगाओ स्टाइल है। स्वामी जी एक उलझन ये है कि जैसे मैं अलग अलग पॉइंट्स दबा रहा हूं, जैसे लोहार वो धोकनी फूका करते थे ना स्वामी जी, ये जैसे मैं अलग अलग पॉइंट्स दबा रहा हूं तो कहीं पर हल्का फुल्का दर्द जो हो रहा है, तो अब ये समझना मुश्किल मुझे हो रहा है कि ये उस बीमारी का संकेत हो सकता है या फिर कहीं मसल्स जो दबा रहा हूं उसकी वजह से दर्द हो रहा है, या आप ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं या मैं ज्यादा दबा दे रहा हूं। सामान्य दर्द मेरे भाई हुसैन जी, सामान्य दर्द तो एक बहुत, वो सामान्य मतलब हल्का सा ऐसा लगे जैसे कुछ हो रहा है। जब थोड़ी सुई जैसी चुभन सी हो ना और थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा, सुई जैसी चुभन सी होगी तो आपको पता लग जाएगा। और ये एकदम मैं पिछले 30-40 सालों से इस बात को अनुभव कर रहा हूं। ये एक दिन में इन बातों का पता नहीं लगता है। और जिनको मैंने कहा था वो लोग आकर के बोलते हैं जी आपने बोला था 10 साल बाद हार्ट अटैक हो गया। जी 10 साल बाद हो गया था। 5-10 साल बाद डायबिटीज हो गई थी तो हो गई थी। आपने कहा था 5-10 साल बाद थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो हो गई थी। तो ये एक एक बात को कहने के लिए 30-40 साल का एक्सपीरियंस लगता है। लंबा अनुसंधान है। सुई जैसी चुभन हो ना तब पता लगेगा कि यहाँ सुई जैसी चुभन हो रही है। तो
तो शुगर होने वाली है, सुई जैसी चुभन हो तो हार्ट अटैक होने वाला है, सुई जैसी चुभन हो तो आंख की दिक्कत आने वाली है, थायराइड की दिक्कत आने वाली है, यहाँ दबाएंगे तो पाइल्स की दिक्कत आने वाली है, इनफर्टिलिटी होने वाली है यदि यहाँ दर्द हो रहा है। तो ये बातें बड़ी गहरी है लेकिन 100% सटीक है। तो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम तेजी से करेंगे तो ठंड भी कोई नहीं लगेगी। और वह जिनको जुगाड़ हो पैसे का तो थोड़ा सा पतंजलि केसर ले आओ और उसको ऐसे 2-4 पंखुड़ियाँ सी मुंह में ऐसे लगा लो और बिल्कुल नहीं लगती सर्दी। शिलाजीत जो है वो थोड़े गुनगुने पानी में डाल लो और उसको पी लो और थोड़ा सा उसमें हनी डाल करके पी लो तो पसीना आ जाता है। तो हम कभी जब -5 डिग्री में जाते हैं तो 1-2 बूंद शिलाजीत ले लेते हैं, 1-2 केसर की पंखुड़ी मुंह में डाल लेते हैं, ऐसे ही रहते, कभी कोई गर्म कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और बिल्कुल स्वामी जी, 2 साल तक पढ़े भी नहीं आगे भी। ज्यादा सर्दी लगने की एक और वजह है नर्व की प्रॉब्लम। नर्वस सिस्टम में जो कमी आ जाती है उसकी वजह से भी बहुत सारी सर्दी लोगों को लगती महसूस होती है। तो वैसे भी सर्दियों में स्वामी जी शुगर आसानी से कंट्रोल नहीं होता है, तो इसके लिए भी जरा कुछ यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय बता दीजिए। हाँ देखो, एक तो ये जो सहजना है ना, ये सहज रूप से सब जगह उपलब्ध होता है। इसको मोरिंगा मैजिक ट्री भी बोलते हैं। इसके पत्तों को और एलोवेरा के जूस को ऐसे उसी में आटा गूंद करके सब्जी बना करके खा ले साहब, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शरीर में दर्दें भी नहीं होगी और सर्दी भी नहीं लगेगी। ये लो एलोवेरा। एलोवेरा को कुछ लोग ठंडा मानते हैं, ठंडे पानी में पियो तो ठंडा, गर्म पानी में पियो तो गर्म, और रोटी में डाल करके खाओ तो ना गर्म ना ठंडा, लेकिन ब्रेन और नर्वस सिस्टम की और वात रोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं मोरिंगा से। फिर एक होता है अश्वगंधा। अश्वगंधा बड़ा जबरदस्त है। तो अश्वगंधा, अब जिनका वजन कम है उनका तो वजन बढ़ जाता है अश्वगंधा के चूर्ण से, अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट से, और जो ओवरवेट है ना उनको फिर ये अश्वगंधा के पत्ते खिला देते हैं, तो वह भी ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। डायबिटीज के लिए एक तो पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए और इसी में कपालभाति किया। डायबिटीज के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ये पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, और इसमें आंवला, एलोवेरा और गिलोय और मिला दो तो रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन और डायबिटीज के कारण से जो ब्रेन नर्वस सिस्टम की और अलग अलग प्रकार के अंदर से कमजोरियां आती हैं, शरीर अंदर से खोखला कर देती है, जैसे दीमक खा जाती है ऐसे ही शुगर खा जाती है। तो आंवला एलोवेरा गिलोय लेने से डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, और खीरा, करेला, टमाटर से पेनक्रियाज अच्छा होने से डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस अच्छे हो जाते हैं। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट या औषधि लेने से भी, और मल्टीग्रेन आटा खाएं, केवल गेहूं, केवल चावल अच्छा नहीं होता। एक तो मंडूकासन और वो भी कपालभाति के साथ, एक ये वज्रासन और एक पवन मुक्तासन, मात्र 3 आसन ठीक से कर ले तो डायबिटीज 100% अच्छी हो जाती है। और डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक हमने किया है और हजारों की संख्या में हम प्रमाण दे चुके हैं इंडिया टीवी पर कि जिनकी पहले HbA1c 14 थी, वैसे शुगर को काउंट करो तो 700-800 तक जिनकी शुगर रहा करती थी, उन डायबिटीज के पेशेंटों को हमने नॉन डायबिटिक कर दिया। मंडूकासन ऐसे भी हो रहे। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, लोगों को राहत मिल रही है, लोगों को फायदा मिल रहा है, और इसी वजह से लोग डायबिटीज रोजाना आपको देखने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। अच्छा स्वामी जी, ज्यादा सर्दी लगने की एक वजह है ब्लड सर्कुलेशन का बेहतर ना होना, गड़बड़ होना, कमजोर होना। तो जरा ये समझाइए कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे कमजोर हो जाता है। हार्ट तो सबके पास है, वो वैसे ही पंपिंग सिस्टम की तरह से काम कर रहा है, खून को हर तरफ पहुंचा रहा है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन कैसे कमजोर पड़ जाता है, इसको कैसे करेक्ट किया जाए? ब्लड सर्कुलेशन के लिए 3 चीजें बड़े रूप में जिम्मेदार हैं। एक किडनी, दूसरा हमारा फेफड़ा, फेफड़े में यदि ऑक्सीजन पूरा जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का सीधा सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंध है। जिनके फेफड़े कमजोर होते हैं, ऑक्सीजनेशन पूरा नहीं हो पाता, तो भी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। तो यदि आपका लंग, आपका हार्ट और आपकी किडनी अच्छी है तो ब्लड सर्कुलेशन फर्स्ट क्लास रहेगा। किडनी को अच्छा रखने के लिए गोखरू का पानी पी लेना चाहिए, और फेफड़े को अच्छा करने के लिए स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड या ब्रोनकोम
हमने बीड़ी, सिगरेट और चिमनी का धुआं डाल डाल करके चूहों के फेफड़े खराब कर दिए और बाद में उनको स्वासारी गोल्ड, स्वासारी वटी और ये ब्रोनकोम दिया और उनके फेफड़े जो 80-90% तक खराब हो चुके थे अच्छे हो गए। और हार्ट के लिए तो हमने अर्जुन की छाल, दालचीनी बताई और प्राणायाम तो है ही। तो ये जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और किडनी से जब चीजें फिल्टर पूरी नहीं होती तो भी हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बाधित होता है। तो एक तो ये तो मैंने उसका क्या कोज है ब्लड सर्कुलेशन के बाधित होने का, और उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और अश्वगंधा या अश्वशिला, अश्वगंधा और शिलाजीत और केवल शिलाजीत ये भी बहुत जबरदस्त काम करते हैं ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने में। और ब्रेन और नर्वस सिस्टम भी यदि कमजोर पड़ जाता है तो उससे भी जो है, जब ब्रेन और नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ गया ना तो भी जो है सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो उसके लिए फिर हमने न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट, अंदर से इम्यूनिटी वीक होती है ना तो भी ब्लड सर्कुलेशन डाउन चला जाता है, बीपी भी बहुत लो हो जाता है। तो ये अश्वगंधा, अश्वशिला ये बीपी को भी नॉर्मल करती है। जो लो बीपी तो उनको तो हम तो शिलाजीत ऐसे ही ड्रॉप भी पिला देते हैं, और ज़्यादा ही कमज़ोर हो तो ये तो फिर ये स्वर्ण शिलाजीत, ये तो बहुत ज़बरदस्त अवतार है। स्वामी जी, ये तो ब्लड सर्कुलेशन की बात हुई, ब्लड सर्कुलेशन कैसे इसे ठीक रखा जाए। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्सेस वेट यानी कि ज़्यादा वजन की परेशानी से भी जूझते हैं, लेकिन कम वेट लेकर घूमने वाले लोग भी कम नहीं है, इनकी संख्या भी ज़्यादा है। बिजली के तार वाली अक्सर इन्हें कहा जाता है कि देखिए कैसे सूखी लकड़ी की तरह दिख रहे हैं, बिजली के तार की तरह लग रहे हैं। तो अब वो लोग सुना दीजिए ना, आप वो तार बिजली से पतले हमारे पिया। स्वामी जी, अब वो लोग क्या करें, क्या उपाय करें जिनका वेट बहुत कम होता है? कहते हैं कि उन्हें भी बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। देखो, जो कंकाल से दिख रहे हैं और कंगाल हो गए हैं, वेट है ही नहीं, तो हमारे पास 2-4 मोटे हैं, इनका ट्रांसफर कर देंगे उधर। काश ऐसी कुछ व्यवस्था होती ना, जो है आप तरीके में बताता हूं, एक्सेस फैट, एक्सेस वेट ट्रांसफर कर सके। तो अश्वगंधा के चूर्ण खाने से, अश्वशिला कैप्सूल लेने से, अश्वगंधा कैप्सूल लेने से, खजूर खाने से, और खजूर के साथ साथ अश्वगंधा शतावर का भी पाउडर साथ में खा लो या वेट गेन ले लो, और केला खा लो, और दूध, दही, छाछ, मक्खन, मलाई और मीठा जितने भी प्रकार का मीठा है, रसगुल्ले, रबड़ी, रसमलाई और गुलाब जामुन, ये सब वजन बढ़ाने के एकदम होलसेल में वजन बढ़ाने के सामान है। गोंद के लड्डू जो हमने आपको भी खिलाए थे, पूरे देश को भी खिलाते, तो पतंजलि वाला गोंद का लड्डू ही खा लिया करो। तो जो ओवर वेट है, जो अंडर वेट है, वो नॉर्मल वेट हो जाएंगे। मैंने 10-10, 15-15 किलो लोगों का वजन, 10 किलो वजन, 8 से 10 किलो वजन एक ही महीने में बढ़ जाता, 2 महीने में। अभी दिसंबर, जनवरी, हमारी पूरी बात मानना, फरवरी तक 15 किलो वजन बढ़ा लेंगे, जो 50 किलो के सीधे 65 किलो के हो जाएंगे, जो अभी हमने उपाय बताए। लेकिन खाली वजन बढ़ाने के लिए सामान्य मत खाना, इसको हजम करने के लिए अभ्यास भी कर लेना, थोड़ा दंड बैठक लगाना, थोड़ा सूर्य नमस्कार करना। और ओवरवेट हो तो अश्वगंधा के पत्ते खाना ओवरवेट हो तो अश्वगंधा के पत्ते खाना, और ये अभ्यास करना जो अभी हम कर रहे थे। अंडरवेट दंड बैठक लगाना, सूर्य नमस्कार करना, और ओवरवेट हो तो फिर ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी कर लें। तो ओवर अंडर दोनों को बता दिया भाई, हमारे तो दोनों ही ग्राहक स्वामी जी, सीधी सी कम बात वाले तो भी और ज्यादा वाले भी। तो ये दोनों सही ही है अच्छे हो स्वामी जाए। जी, दोनों ग्राहक हैं, जिनका कम है उनको अपना बढ़ाना है, जिनको ज्यादा है उनको अपना कम करना है, ये बात ठीक है। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, इसके लिए थोड़ा हिलिए डुलिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए। स्वामी जी के साथ रोजाना सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिए, तो उससे बेहतर क्या है। और देखिए, अच्छी खासी गर्मी ज्योत्सना और पूजा को लग रही होगी, मैं तो बैठा हुआ हूँ, तो स्वामी जी कोई प्राणायाम भी बता दीजिए। जैसे हमारे जैसे लोग जो स्टूडियो में रहते हैं या कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, अगर उन्हें सर्दी लग रही है तो कोई प्राणायाम करके थोड़ी सी गर्मी अपने अंदर पैदा कर लें। तो देखो, ये बात एकदम आपने ठीक कही है। जो अब भस्त्रिका ही करना है, हिलाएं डुलाएं भी शरीर को, देखो ऐसे बटरफ्लाई भी चल रहा है और भस्त्रिका भी चल रहा है, बटरफ्लाई भी के साथ साथ ये भी चल रहा है। अब दोनों हम तो साथ साथ ही कर लेते हैं।
ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो जाएगा। और जो हिलना डुलना भी हो गया और भस्त्रिका भी हो गया, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा हो जाएगा। ऐसे लंबे लंबे श्वास ले ले, ऐसे लंबे लंबे जो सांस लेते हैं तो फिर इससे गर्मी तो ऐसी आ जाती है, नाक ऐसे लगता है जैसे कोई आग में तप रहा हो, जैसे लू लग रही हो ना, ऐसे तेज गर्मी लगने लगती है नाक के ऊपर, और माथे पर और पूरे शरीर पर पसीना आने लगता है तेजी से भस्त्रिका करने से। इससे गर्मी भी पूरी लगेगी, ब्लड का सर्कुलेशन भी पूरी बॉडी में होगा। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, और ऑक्सीजन सप्लाई होने पर कभी भी शुगर नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा, फेफड़े की दिक्कतें नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कतें नहीं होगी, कमजोरी नहीं होगी, कभी चक्कर नहीं आएंगे, लो इम्यूनिटी के शिकार नहीं होंगे। कितनी अच्छी बात है खाली भस्त्रिका से। और कपालभाति से देखो, यदि पाचन तंत्र अच्छा नहीं है तो आदमी कमजोरी रहेगा, खाया पिया हजम ही नहीं होगा, खाना पैखाना में निकलता रहेगा, इनपुट आउटपुट बराबर रहेगा। तो खाया पिया रुक जाए, टिक जाए, शरीर में लग जाए, तो इसलिए कपालभाति करना जरूरी है। और अनुलोम विलोम से फिर बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन, ऊर्जा का प्रवाह, और 72,72,10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाती है। इसलिए 3 प्राणायाम जरूर किया करें सभी। अरे प्रश्नकाल का भी तो समय हो गया मेरे भाई। बिल्कुल स्वामी जी, प्रश्नकाल का समय हो चुका है और मेरे सामने प्रश्न आ चुका है, और चलिए अब आपने याद दिलाया तो अब शुरू ही कर लेते हैं प्रश्नकाल। पहला सवाल आदिल का है। स्वामी जी, उन्हें 2 बार कोरोना हुआ और उसके बाद से इनडाइजेशन की दिक्कत उनको लगातार रहती है। भूख जब लगती है तो थोड़ा खाते ही पेट भरा भरा सा लगने लगता है, और हार्ट के दिल के निचले हिस्से में लेफ्ट साइड में पसलियों के पास उनको भारीपन सा महसूस होता है। हर वक्त डकार सी आती रहती है, गैस भी लीक होती है। तो इतना सारा कुछ, इतनी सारी परेशानियां ये तो उनको हो गई गैस हैं। बनती है ना आदिल भाई को, वो गैस यहाँ चढ़ जाती है। इस गैस के लिए एक पॉइंट बताता हूँ, आदिल भाई से लेकर बहुतों के लिए उपयोगी होगा। ये पहले उंगली के पीछे यहाँ दबाने से कमर दर्द अच्छा होता है, इसके मूल में दबाने से नाभि अच्छी हो जाती है, इधर दबाने से सिर दर्द अच्छा हो जाता है, ये हड्डी के पीछे यहाँ दबाने से तो कमर दर्द, और ये जो मांस है इसको दबाने से पसली का दर्द अच्छा होता है। मैंने हजारों लोगों को अपने हाथों से ठीक किया ऐसे, और ऐसे दबाने से गैस भी निकलती है, ऐसे गैस निकल जाती है ऐसे, और एकदम से आदमी ठीक हो जाता है। वैसे ये जो हमने ये कैप्सूल भी बना रखा है, ये मिंट एक्टिव प्लस, मिंट का कैप्सूल, ये खाने से भी एकदम से गैस रिलीज हो जाती है। और परमानेंट इलाज है लिवोग्रिट लिवामृत। खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत ले लो, नहीं तो पुनर्नवारिष्ट, कुमारियासव, द्राक्षासव, ये सब भी गैस को ठीक करते हैं। और मंडूकासन और पवन मुक्तासन मात्र 2 आसन कर लें। जीरा, धनिया, मेथी, सूप, अजवाइन का पानी पी लें। इतनी अच्छी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये डाइजेशन के लिए रामबाण है। ना गैस बनेगी, ना एसिडिटी होगी, खाया पिया सब हजम होगा, शरीर में ताकत आएगी। तो लिवोग्रिट खाली पेट ले ले, मात्र 1 ही गोली 2-2 सुबह शाम खाने से, ज्यादा या तो 3 बार ले लो। लिवोग्रिट से बेहतर लीवर के लिए, पाचन तंत्र के लिए, भूख के लिए, गैस के लिए, अपचन के लिए कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए आदिल भाई। तो है कि आदिल ने सब कुछ ध्यान से सुना होगा, लक्कड़ पत्थर हजम हो जाएंगे, और जो आपने बताया स्वामी जी उसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब अगला सवाल ले लेते हैं नीना का। उन्हें पिछले महीने ही अटैक आया था, बीपी का अटैक, तब से बीपी कम नहीं हो रहा है, वो 3 बार बेहोश हो चुकी हैं। तो स्वामी जी क्या उपाय करें? हार्ट अटैक तो सुना था स्वामी जी, ये बीपी का अटैक क्या होता है? बीपी, हाँ, ये हर ही चीज का अटैक आता है। बीपी का भी अटैक आता है, अस्थमा का भी अटैक आता है, सोराइसिस का भी अटैक आता है, अर्थराइटिस का भी अटैक आता है। हर बीमारी ना ऐसे शरीर पर आक्रमण करती है कि उसको जैसे कोई आदमी मौत के पंजों में फंस जाता है, ये हालत होता है। और फिर बॉडी की टेंडेंसी हो जाती है, जिसको घटने की टेंडेंसी होती है तो बार बार घटता है, बढ़ने की टेंडेंसी होती है तो बार बार बढ़ता है। यहाँ तक कि लोगों को हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं ना, तो पहले एंजियोप्लास्टी कराया, बाईपास कराया, दोबारा आ गए। तो ये जो बीपी है ना, इसका परमानेंट सॉल्यूशन है खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद बीपी ग्रिट ले लो, लौकी के जूस या लौकी के सूप के साथ ले लो। और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 3 प्राणायाम, ये ओम, और 2 और विशेष है, शीतली शीतकारी।
लीजिए, एकदम से बीपी नॉर्मल हो जाता है। और आइस पैक से मसाज कर देते हैं स्पाइन के ऊपर। आम फूटी बात कर लेते हैं, ठंड थोड़ा, अब तो सर्दी आ गई, नहीं तो सर्दी गर्मियों में ठंडे पानी से और अभी थोड़े गुनगुने वार्म वाटर से थोड़ी देर स्नान कर ले अच्छे से, थोड़ा 10-15 मिनट स्नान करें, 2 मिनट वाला नहीं जो मैं करता हूँ वो नहीं करना, तो थोड़ा लंबा स्नान कर ले थोड़ा उससे, और थोड़ा सा सांसों पर ध्यान कर ले ऐसे, उसी से ही बीपी नॉर्मल आ जाता है। बीपी का संबंध सीधा हमारे मन से होता है, जैसे मन चंचल होता है तो बीपी छलांग लगाता है ऐसे। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से और ये पॉइंट दबाने से बीपी एकदम 100% नॉर्मल आ जाता है। मैं तो रोज देखता हूँ यहाँ पर लोगों का शवासन करने ठीक से है स्वामी जी, नॉर्मल आ जाता है। सांसों के साथ ध्यान देके देहातीत गुणातीत भावातीत हो जाते हैं और बीपी ठीक हो जाता है जी। अगला सवाल स्वामी जी दीप्ति का है। वो रोजाना आपके साथ योग करती रहे हैं और आजकल उनके दोनों पैरों की नसों में खिंचाव और दर्द हो रहा है। अच्छा स्वामी जी, कुछ ऐसी शिकायत हमारे एक मित्र की पत्नी हमसे कर रही थी कि आप तो रोज स्वामी जी से इतनी बात करते हैं, जरा पूछिएगा। वो रात में सोते हैं तो बता रही थी कि पैर पटकते हैं सोते सोते, पैरों में शायद बड़ी खिंचाव होती होगी। तो जैसे दीप्ति बता रही कि उनके पैरों की दोनों नसों में खिंचाव हो रहा है। दीप्ति से लेकर के आपके मित्र से लेकर के इसको ऐसा बोलते हैं, किसी को तो क्रैम्प्स आते हैं, गांव की भाषा में इसको सल चलना बोलते हैं। तो ये होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या B12 की कमी के कारण से। तो यदि घरेलू उपचार करना है तो मोरिंगा ले लें, नहीं तो पतंजलि का न्यूट्रिला डेली एक्टिव या डेली एनर्जी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। डेली एक्टिव या डेली एनर्जी, डेली एनर्जी में तो ये बी कॉम्प्लेक्स और सारे पूर्ति हो जाएगी और डेली एक्टिव में सारे मल्टीविटामिन मिल जाएंगे। तो ये, और जो गुड़ और शक्कर मीठा ज़्यादा खाते हैं ना, उनको भी क्रैम्प्स ज़्यादा आते हैं, पैर ज़्यादा पटकते हैं। तो किसी को वात के कारण से भी होता है, तो वात के कारण से हो तो थोड़ा एलोवेरा ले लें। बाकी ज़्यादातर लोगों को विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होता है, तो मोरिंगा से ठीक हो जाएगा और डेली एक्टिव डेली एनर्जी से तो 100% ठीक हो जाएगा। थोड़ा ये भी कर लिया करें ऐसे। किसी की आंतें कमज़ोर होती हैं, उससे भी पेट में आंतें कमज़ोर होने से पैरों में सड़ चलती है। तो इसमें हम दोनों तरफ ऐसे तो सिंगी भी लगवा देते हैं, वैसे ऐसे पैर भी दबा देते हैं। हमने कई बार कहा है कपालभाति ऐसे कर दिया करें। तो आपके मित्र को बोलना अपनी पत्नी के रोज पैर दबा दिया करें। पत्नी की चरण सेवा करने से स्वर्ग मिलता है, जन्नत मिलती है और पत्नी को भी आराम मिलेगा तो प्यार भी मिलेगा और सारे दर्द भी भाग जाएंगे, पत्नी का मूड खराब भी नहीं होगा और इसका फायदा भी हुसैन पति को ही मिलेगा। स्वामी जी, अब एक और सवाल शामिल कर लेते हैं अगले पड़ाव की तरफ बढ़ने से पहले। मृणांक तायड़े का सवाल है, उनके बेटे की उम्र 8 साल है, उम्र के हिसाब से हाइट और वजन नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करें? तो देखो, हाइट और वजन नहीं बढ़ रहा है, तो वजन बढ़ाने के तो तरीके बता दिए। हाइट बढ़ाने के लिए सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन और सूर्य नमस्कार करें। हाइट बढ़ाने के लिए दूध दही आदि का पूरा सेवन करें। मैंने देखा माता पिता दोनों छोटे छोटे और विदेशों में खास करके जो बच्चे फल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पूरे खाते हैं, अपने माँ बाप से 1-1 फीट ज़्यादा बढ़े हुए बच्चे, तो जिनको न्यूट्रिशन पूरे मिलते हैं, तो शाक सब्जियां फल जो भी उपलब्ध हो और अंकुरित आदि, ये अंकुरित साग सब्जियां फल ये इसीलिए हम रखते हैं यहाँ पर। कोई ये दुकान नहीं सजा रखी कोई बेचने के लिए, तो ये सब चीज़ें खाएंगे ना, न्यूट्रिशन पूरे मिलेंगे तो सच में हाइट अच्छी बढ़ती है। जंक फूड फास्ट फूड ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती। तो शाक सब्जियां फल फूल खाएं, योगाभ्यास करें। और ये जो माताएं बहनें इधर उधर के अड़गम सड़गम बच्चों को ला करके देती आए, मैं कॉम्प्लॉन बॉय हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा ये बीटा वो बीटा, वैसे उनको हमने उनसे बचाने के लिए पावर वीटा भी बना रखा है। तो बच्चों को पावर वीटा पिलाएं, च्यवनप्राश खिलाएं, अश्वगंधा शतावर खिलाएं, इससे हाइट बहुत अच्छी बढ़ जाती है। और मेमोरी किसी की वीक हो तो मेधावटी और मेमोग्रिड से सच में बुद्धि का भी विकास होता है। ये पहले लोग मानते नहीं थे, लेकिन ब्रेन सेल्स को भी रिजुविनेट किया जा सकता है। हमने रिसर्च करके ये दिखा दिया है, ये हमने पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किए हुए हैं। अगला प्रश्न आप ले। स्वामी जी, आपने बहुत कुछ दिखाया है, लेकिन अब देखने का इंतजार इस बात का हो रहा है कि आज खाने पीने में क्या है। वैसे हमारे दर्शक भी चाहें तो स्वामी जी बता सकते हैं कि उनके घरों में सर्दियों के मौसम में ऐसा उनकी माताएं क्या बनाती हैं घर में जिससे सर्दियों में गर्मी का एहसास होता है। एक तो ये मोरिंगा ना, ये जो आप बता रहे थे ना, आपके
जो मित्र हैं उनकी पत्नी के पैर दुखते हैं, सल चलती है, तो मोरिंगा का काढ़ा बना करके पी ले। मोरिंगा में थोड़ा सा हरा धनिया भी मिला दे तो इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और धनिये से थायराइड की प्रॉब्लम भी दूर होती है, क्योंकि आज थायराइड भी हमारा मेन सब्जेक्ट था। तो थायराइड में धनिया के पत्ते भी और धनिया का ये बीज भी, धनिया को थोड़ा कूट करके हल्का सा दरदरा सा उसको डाल देते हैं। अब इसकी सुगंधी इतनी अच्छी आ रही है, ये देख करके ही अच्छा लग रहा है। ऐसे सामान्य रूप से थायराइड में धनिया का पानी और हम थायरोइड देते हैं, थायराइड अच्छा हो जाता है। ये तो हुआ थायराइड के लिए। अब जिनको ठंड बहुत लगती है, एक तो मैंने खजूर बोला था, खजूर भी हमने सबको उपलब्ध करा दिया कि भाई सब अपना मजे से खजूर खाओ और तगड़े हो जाओ। सबसे अच्छा उपाय, सबके घरों में दूध तो होता ही है, दूध के अंदर ये हल्दी को ऐसे, ये कच्ची हल्दी आजकल कोरोना के बाद पूरे देश में सब्जी वाले रखने लग गए, नहीं तो पहले सब्जी वाले नहीं रखते थे, अब लोग अपने खेतों में बोने भी लग गए और सब्जी मंडी में ऐसे कच्ची हल्दी मिल जाती है। अब ये हल्दी को कद्दूकस ऐसे कस ले, और आजकल तो ऐसे मोटी मोटी भी हल्दी मिलने लग गई है, अब ये तो मोटू राम है पूरा, तो इसको ऐसे डालेंगे और इसमें पूरी हल्दी ऐसे ये डाल करके, तो जिनको केसर में उपलब्ध हो जाए फिर तो बात ही क्या है, तो केसर भी डाल सकते हैं। अब केसर डाल करके यदि पीते हैं दूध तो ये तो और ही ज़्यादा गुणकारी हो जाती है केसर। और इसमें यदि थोड़ा सा अश्वगंधा, थोड़ा सा शतावर या सफ़ेद मूसली मिला दी तो ये शतावर और अश्वगंधा ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो ये थोड़ा सा शतावर, थोड़ा सा अश्वगंधा ये भी मिला देते हैं तो ये तो सुपर पावरफुल हो जाता है। और ऊपर से यदि इसमें ये शिलाजीत ड्रॉप डाल दिया तो फिर तो रजाई, कंबल, स्वेटर सब गायब, और टेस्ट इतना अच्छा आता है इसका। और इसमें यदि थोड़ा सा गुड़, शक्कर या हनी मिला दें, सारे पकवान फीके पड़ जाते हैं। तो आज का ये सुपर हिट शो है अपने भीतर की हीट को मेंटेन करने के लिए। क्या बात, क्या और बात। ये आज वाली जो डिश है ना, ये तो घर में जरूर ट्राई करना, लोगों का रजाई का, कंबल का, स्वेटर का खर्चा भी कम हो जाएगा और मस्त रहेंगे। तो जिसे भी सर्दी लगे, आज का कार्यक्रम जिससे मिस हो गया वो YouTube पर देख ले, और सर्दी में उसे होगा फिर गर्मी का एहसास। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।